हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सब की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और 80 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम 81 से यहाँ पर शुरू करेंगे। देखिए, आपने क्या करना है, आपने अपना टेस्ट भी यहाँ पर साथ साथ में लगाते रहना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले पीऊ चितौड़ न आवियू साबण पहली तीज जौबे बाट बिरहणी खिणखिण अणवे खीज। ये जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा खुमान रासु। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम खुमान रासु की बात करें तो ये किसकी रचना है? ये खुमान रासु किसकी रचना है? तो देखिए, दलपति विजय जी की ये रचना है। दलपति विजय की ये रचना है। और लिखी कब गई है? तो 9वीं शताब्दी में ये रचना लिखी गई है। और बात करें अगर इसकी भाषा की, तो भाषा कौन सी है? तो राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा है। और इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित जो प्रति है वो पूना के संग्रहालय में वहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। तो कौन सा संग्रहालय है? तो पूना का संग्रहालय है। वहाँ पर हस्तलिखित हाथों से जो लिखी गई प्रतिमा है, इसकी जो ग्रंथ है वो वहाँ पर पूना के संग्रहालय में वहाँ पर रखा गया है। देखिए, बात करें अगर यहाँ पर, तो ये जो है तो वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की भी प्रधानता वाला एक काव्य है। और इसे दोहा सवैया कविता आदि छंद जो है तो यहाँ पर प्रयुक्त किए गए हैं। और इसकी भाषा क्या बताइए आपको? राजस्थानी हिंदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार कौन है? आदिकाल को क्या कहा है? तो अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या फिर बच्चन सिंह। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए, अगर बात करें हम यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में, तो इनका जो जन्म है वो हुआ है 19 अगस्त 1907 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तो छपरा बलिया में इनका जन्म हुआ है, यूपी में इनका जन्म हुआ है। बात करें अगर इनकी मृत्यु की, तो देखिए मृत्यु कब हुई है? तो 1979 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार भी रहे हैं। और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषाओं के ये विद्वान थे। और देखिए, जो भक्तिकालीन साहित्य है उनके ये अच्छे ज्ञाता थे। और 1957 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। बात करें अगर इनकी रचनाओं की, तो देखिए सूर साहित्य इन्होंने लिखा है 1936 में। हिंदी साहित्य की भूमिका, बहुत बार ये पूछा जाता है, हिंदी साहित्य की भूमिका आपको ध्यान रखना है। ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये कब लिखा है इन्होंने? तो 1940 में। और एक और ग्रंथ है इनका कबीर। कबीर कब लिखा है? तो 1942 में इन्होंने कबीर लिखा है। 1942 में कबीर है। एक और रचना है इनकी नाथ संप्रदाय, वो 1950 में लिखी है। और एक तो आ गई हमारी हिंदी साहित्य की भूमिका, वो लिखी है 1957 में। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो किसकी रचना है? तो देखिए, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और कब लिखी गई है? तो 1952 में ये लिखी गई है। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये देखिए आलोचनात्मक जो रचनाएं हैं उनको कह सकते हैं आलोचनात्मक जो ग्रंथ हैं उनकी श्रेणी में इनको रखा गया है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये जो है तो इनकी रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती हैं। 1952 में ये हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा गया है। एक और रचना आती है इनकी अशोक के फूल। अशोक के फूल इनकी एक और रचना आती है। तो अशोक के जो फूल हैं वो 1948 में लिखी गई है। एक और है कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। आलोक पर्व भी इनकी बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। आलोक पर्व ये कब लिखी गई है? तो देखिए 1972 में।
आपको ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखने हैं क्योंकि ये यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एलटी टेट में। ये जो आलोक पर्व है ये किसकी रचना है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आलोक पर्व जो है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और 1972 में इसको लिखा गया है। अशोक के फूल मैंने आपको बताया, तो अशोक के फूल कब लिखे गए हैं, तो 1948 में ये लिखे गए हैं। एक और बताई थी मैंने आपको कुटज, आलोक पर्व। और बात करें इनके उपन्यासों की तो बाण भट्ट की आत्मकथा इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, चारूचंद्र लेख इनका उपन्यास है, पुनर्वा इनका उपन्यास है और अनामदास का पोथा भी इनका उपन्यास है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वीराज रासो के संस्करण कितने प्राप्त होते हैं। तो देखिए पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण हैं वो कितने हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 2, 4, 5 या 6। तो पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण हैं वो हैं 4। बात करें यहाँ पर अगर पृथ्वीराज रासो की, तो देखिए पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो चंद बरदाई जी के द्वारा ये लिखी गई है और हिंदी भाषा में लिखा गया ये महाकाव्य है। 4 इसमें संस्करण बताए गए हैं। और सर्गों की बात की जाए तो देखिए सर्ग इसमें कितने हैं, 69 इसमें सर्ग हैं। और बात करें अगर छंदों की तो छंद कितने हैं इसमें, तो 68 छंद जो हैं तो यहाँ पर हैं। और श्लोकों इसमें जो 10,000 से ज़्यादा छंद हैं, 10,000 से ज़्यादा इसमें छंद हैं। और हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य है वो इसको कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो को। और पृथ्वीराज रासो के जो पिछले भाग को जो सबसे लास्ट में किसने पूर्ण किया था, तो चंद बरदाई के जो पुत्र थे जलहण ने इसको पूरा किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन हैं। तो सुख सुखी संवाद के रूप में किसने रचित माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है। तो बिसल देव रासो का 12 मासा जो मास का प्रारंभ है वो कब प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आषाढ़, बैसाख, सावन या फिर कार्तिक। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, कार्तिक मास से। बात करें अगर हम यहाँ पर बिसल देव की, तो नरपति नाला जो है तो इसके रचयिता हैं, नरपति नाला इसके रचयिता हैं। और वीर गीत का ये काव्य है, पुरानी पश्चिमी राजस्थानी भाषा में इसको लिखा गया है। और इस रचना में बिसल देव और राजमती के विवाह और पुनर्मिलन की यहाँ पर कहानी जो है तो बताई गई है। ये जो रचना है देखिए 14वीं सदी में इसको लिखा गया है। और इसमें हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। और इसमें जो है तो रसायन शब्द का भी बार बार प्रयोग किया गया है, जिससे रासो शब्द बना है। और नरपति नाला को डिंगल का प्रसिद्ध कवि भी माना जाता है। डिंगल का ये प्रसिद्ध कवि है नरपति जी, डिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि नरपति नाला। और बिसल देव रासो में जो है तो 4 खंड मिलते हैं। देखिए कितने खंड मिलते हैं, तो 4 खंड मिलते हैं। सबसे पहला जो खंड है वो है मालवा के परमार भोज की बेटी राजमती से शाकंभरी के नरेश बिसल देव के विवाह का यहाँ पर वर्णन है। और दूसरा जो खंड है उसमें बिसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाना। तीसरे खंड में क्या होता है कि राजमती के विरह का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और चौथे खंड में क्या है कि भोजराज अपनी बेटी को वापस ले आते हैं और बिसल देव को वहाँ से चित्तौड़ लाते हैं। तो ये थे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 86, बिसल देव रासो की जो रचना है वो नरपति नाला ने कब लिखी थी। तो 1212 इसका संवत है, राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंद बरदाई कृत हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो चंद बरदाई का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं रणमल छंद, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय और परमाल रासो। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। और पृथ्वीराज रासो के बारे में जो है तो हमने बहुत सारा पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 88 क्वेश्चन, जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं चरित काव्य, रास काव्य, फागु या फिर चंपू काव्य। तो देखिए जैन साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय जो काव्य शैली है वो है रास काव्य। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। और बात करें अगर हम जैन साधुओं की, तो देखिए जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया है। और जैन तीर्थकरों के जो जीवन चरित हैं उसका भी यहाँ पर वर्णन किया है। जीवन चरित और वैष्णव अवतारों का रास नाम से पद्यबद्ध की गई है। और जैन मंदिरों में श्रावक लोग क्या करते हैं, रात के समय ताल देकर रास का गायन करते हैं।
और जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य, ये जो है तो विविध प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं। और जो मुख्य जैन कवि हैं, मुख्य जैन कवियों के बारे में बताएं तो आचार्य हेमचंद्र और सोमप्रभ सूरी जी जो है तो मुख्य जैन कवि हैं। इतनी जानकारी काफ़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, रासो ग्रंथों की जो भाषा है वो कौन सी है। तो देखिए, रासो ग्रंथों की जो भाषाएं हैं वो कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल पिंगल या फिर ब्रज। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, डिंगल पिंगल। तो अब बात करें अगर रासों की विशेषताओं की, रासो ग्रंथों की विशेषताओं की, तो देखिए रासो जो ग्रंथ हैं वो हिंदी के आदिकाल में रचित ग्रंथ हैं और ये ज़्यादातर जो है तो वीर गाथाओं से ही जुड़े होते हैं। और इन रचनाओं में कवियों ने अपने जो आश्रयदाता हैं उनके शौर्य और ऐश्वर्य का यहाँ पर वर्णन किया है। और इन रचनाओं में युद्ध प्रेम का वर्णन अधिक किया गया होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ कौन सा है। नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, विजयपाल रासो, परमाल रासो, खुमान रासो या फिर हमीर रासो। तो ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा। नल सिंह द्वारा रचित जो रासो काव्य है वो है विजयपाल रासो। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।